रूस और यूक्रेन के बीच में जंग हो रही है और इसके बीच में भारत सरकार बहुत बड़ा इवैक्यूएशन ड्राइव चला रही है, इवैक्यूएट कर रही है उन तमाम लोगों को जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी भी एक बड़ी तादाद उन स्टूडेंट्स की है जो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में पढ़ाई कर रहे थे और बताया जा रहा है कि अभी भी बच्चे हैं जो यूक्रेन में हैं। मेरे साथ आर्यन दुबे हैं। आर्यन दुबे यूक्रेन से आए हैं। ये भी यूक्रेन में ही उस समय थे जिस समय वहां पर जंग शुरू हुई। आर्यन से जानने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन से ये रोमानिया कैसे पहुंचे और रोमानिया से उसके बाद फिर ये भारत कैसे पहुंचे। और मेरे साथ इनकी माताजी भी हैं, इनसे भी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आर्यन से। आर्यन, मुझे ये बताइएगा कि आप कब गए थे यूक्रेन? मैं यूक्रेन मतलब पहली पढ़ाई के लिए मैं 2018 में 13 अक्टूबर में यूक्रेन गया था। अच्छा, जिस समय आप गए तो कंट्री कैसी लगी आपको? कंट्री ऑब्वियसली मैं पहली बार इंडिया से बाहर गया था तो काफ़ी मेरे लिए डिफरेंट वो था कि मतलब मैं पहली बार ऐसे मतलब अलग कंट्री में हूँ, मुझे अलग लोग दिख रहे हैं, अलग उनका कल्चर है, ज़ुबान अलग है। सबसे बड़ी बात तो यही थी, उनकी लैंग्वेज। तो मतलब अच्छा लगा था मुझे काफ़ी कि फिर आपने लैंग्वेज सीखी वहाँ पे? हाँ जी, मैंने लैंग्वेज सीखी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जैसे यहाँ इंडिया में लोग हिंदी बोलते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, बट कुछ कुछ मोस्टली जो लोकल्स हैं वो यूक्रेनियन ही बोलते हैं। तो जो आपके टीचर थे जो आपको पढ़ा रहे थे वो? नहीं, वो हमें इंग्लिश में ही पढ़ाते थे। हाँ जी। अच्छा आर्यन, मुझे ये बताना पढ़ाई का लेवल कैसा है वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस का, क्योंकि पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर ये चल रहा है कि जनाब वहाँ से जो बच्चे पढ़ के आते हैं फिर इतने प्रतिशत जो हैं वो MCI का इम्तिहान क्वालिफाई करते हैं, ये होता है। आपको पढ़ाई कैसी लगी? देखिए, यहाँ का जैसे यहाँ पे सिलेबस का होता है डिस्ट्रीब्यूशन और वहाँ का सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अलग है। यहाँ पे जो इंडियन सिस्टम है उसमें जो मेडिकल की स्टडीज़ हैं वो अलग तरीके से होती हैं, वहाँ पे अलग तरीके से होती है। वहाँ पे वो यूरोपियन स्टाइल में पढ़ाते हैं। वहाँ पे वो ज़्यादातर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं आपका। और वहाँ पर हमें जैसे एक वहाँ पे बस थोड़ी दिक्कत आती है कि वहाँ पे हमें क्लिनिकल एक्सपोजर इतना नहीं मिलता, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू इंडिया वहाँ पे पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम है। तो वहाँ पे इसलिए हमें मतलब पेशेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, बट फिर भी हम कर लेते हैं वहाँ पे। पेशेंट का नंबर कम है लेकिन यह है कि आप तब भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तो 24 तारीख को जिस दिन रूस ने 23 की रात को जिस दिन रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो आपको पता चल रहा था इससे पहले? घर से कोई जानकारी आ रही हो, कोई फोन पे बताया जा रहा हो कि वहां वॉर हो रही है, वापस आओ, ऐसा कुछ हो रहा था? अब मुझे मम्मा का और पापा का और मतलब कुछ रिलेटिव्स का कॉल आ रहा था कि बेटा आप आ जाओ वापस, वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन ख़राब हो रही है। बट मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटी थी और जो यूक्रेन की गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं हमें बोला। वो सब बस कह रहे थे कि जो बाकी जो उनकी एनिमी कंट्रीज़ हैं जैसे US हो गया, वो बस पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पर। तो वो उन्होंने हमें शायद एक छलावे में रखा था कि कुछ बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जो अपनी पढ़ाई है तुम अपनी करते रहो। बट लेकिन आपके साथ अमेरिका के बाकी कंट्रीज के बच्चे भी वहां पे पढ़ते होंगे, तो उनके वो क्या बता रहे थे आपको? क्योंकि जाहिर सी बात है उनका कांटेक्ट उनकी एम्बेसीज के साथ, घर वालों के साथ रहता होगा, वो क्या बता रहे थे? उनका तो वो एकदम नॉर्मल थे। वो तो मेरे कुछ इजिप्शियन फ्रेंड्स हैं, तो वो उनसे भी मैंने पूछा था कि व्हाट अबाउट योर एम्बेसी, वो क्या बोल रहे हैं तुम्हें, कि तुम्हें बोल रहे हैं कि आने के लिए? तो वो बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, कि उन्होंने कोई एडवाइजरी नहीं हमें दी कि तुम वापस आ जाओ। बस US की जो गवर्नमेंट थी उसने एडवाइजरी दी थी कि हाँ, कि US के जितने भी वहाँ पे सिटीजन्स हैं वो सारे आ जाओ वापस US। उन्होंने एडवाइजरी पहले इशू की थी? यानी आप 21 22 की बात कर रहे हो कि उनको बोला जा रहा था कि वापस आओ? जी हाँ जी। और बाकी बाद में 22 को इंडियन एम्बेसी ने भी एडवाइजरी रिलीज़ की थी, कि जिसमें उन्होंने बोला था कि हाँ, उन्होंने बस एक एडवाइस दी थी। उन्होंने ये नहीं बोला था कि यू मस्ट लीव दिस कंट्री, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। उन्होंने बस बोला कि उन्होंने एक एडवाइजरी दी थी, दे एडवाइज्ड अस टू लीव यूक्रेन।
उसमें भी ये कहा गया कि जो एडवाइजरी पहली आई थी उस एडवाइजरी में आपको वहां यूक्रेन छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि ये कहा गया था कि जिन लोगों को कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है वो निकल जाए। हाँ जी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी थी, हमें। आपका कौन सा ईयर था? मेरा फोर्थ ईयर। अच्छा, फोर्थ ईयर में। और फोर्थ ईयर काफ़ी क्रूशियल ईयर होता है बिकॉज वी हैव क्लिनिकल एक्सपोजर है, और हमारी क्लिनिक मोस्टली क्लासेस जो होती है वो हॉस्पिटल्स में ही लगती है, तो हमारे लिए काफ़ी ये क्रूशियल ईयर है। तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते थे वापस जाने के लिए, और वापस फिर काफ़ी ज़्यादा ये हैसल हो जाता है एक टाइप का। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए 23 की रात को जब हमला होता है और 24 की मॉर्निंग को आपको पता चलता है कि रशिया का यूक्रेन के ऊपर हमला शुरू हो गया है, तो आप यूनिवर्सिटी में थे, क्या इंडियन एम्बेसी से कोई सूचना उस दिन आपको आई या कोई जानकारी आपको आई? और दूसरा, जो आपके यूएस के फ्रेंड्स थे, क्या वो निकल गए थे सारे तब तक? हाँ जी, वो यूएस के फ्रेंड्स मेरे निकल चुके थे, यहाँ तक कि जो ये यूके के भी थे वो भी निकल गए थे। अच्छा, उनको उनकी कंट्रीज ने पहले ही निकाल दी? हाँ जी, उनको निकाल दिया था। हमारी जो थी, हमें फिर उन्होंने 24 को अटैक हुआ था, तो उन्होंने हमें बोला था कि आप निकल जाओ वहाँ से। फिर हमें इंडियन एम्बेसी ने बोला, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि जो यूक्रेनियंस गवर्नमेंट थी उसने एयर स्पेस बंद कर दी थी। यूक्रेन गवर्नमेंट ने एयर स्पेस बंद कर दी? अच्छा, आपकी लेकिन फ्लाइट की टिकट्स घर वालों ने करवा दी? हाँ जी, हाँ जी। कब की फ्लाइट थी आपकी? मेरी 25 की थी, बट वो रीस्केड्यूल हो गई थी ड्यू टू दिस इशू 27 को। अच्छा, तो फिर लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि फ्लाइट की टिकट कितने की पड़ी आपको? जी वो थी शायद 50,000 की। 50,000 के करीब। नॉर्मली जब आप यूक्रेन जाते हो तो कितने की टिकट पड़ती है? इट इज़ अबाउट 35,000 और मे बी 25। 35,000 लोवेस्ट रेंज रहता है, लेकिन इन्होंने रेट्स भी फ्लाइटों के जो है वो भी बढ़ा दिए हुए थे। ये ध्यान में नहीं रखा कि बच्चे फंस जाएंगे, कुछ परेशानी होगी, कोई ऐसा नहीं था। अच्छा, उसके बाद 24 को आप कह रहे हैं कि आपकी टिकट थी 27 की, लेकिन अब 24 को एयर स्पेस बंद हुआ, फिर आपने क्या किया? और जिस शहर में आप थे, शहर का नाम क्या है, और उसके बाद फिर आपने वहां क्या किया? जी, मैं विनित्सिया में था, वो 300 किलोमीटर्स अवे है कीव से, और मैं अपने फ्लैट में ही था। तो जब वहाँ पे हमने ये सुना कि वहाँ पे ऐसा अटैक हो गया है, मुझे काफ़ी, मैं सुबह के 5 बज रहे थे और मुझे मम्मा का कॉल आ रहा है, पापा का कॉल आ रहा है, मुझे मेरे दोस्तों का कॉल आ रहा है, भाई कहाँ है तू, कैसा है, मतलब क्या सिचुएशन है, क्योंकि दे डोंट नो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि वो उनको बस यही दिख रहा है जो न्यूज़ में चल रहा है, उनको और कुछ नहीं पता। तो वहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि मैंने भी न्यूज़ पढ़ी, वहाँ पे मैंने देखा कि कीव के एयरपोर्ट में एक्सप्लोजन हुआ, कीव में और भी कहीं जगह धमाके हुए। बाकी फिर मैं वहाँ पे ऐसे ही फ्रेशन अप हो रहा था वॉशरूम में, तो मैं जस्ट ब्रश कर रहा था और मैंने ऐसे, मुझे एक सेंसेशन, वाइब्रेशन फील हुई अपने नीचे से, और ऐसे लगा कि अर्थक्वेक आया। फिर हमने एक दूसरे से पूछा कि पता नहीं क्या हुआ। बाद में हम फिर न्यूज़ में देख रहे हैं कि मेरी ही सिटी के बॉर्डर एरिया में एक एक्सप्लोजन हुआ मिलिट्री बेस पे। हाँ, तो वहाँ पे भी फिर अटैक होने लगा था, मतलब विनित्सिया के बॉर्डर्स पे। विनित्सिया के बॉर्डर्स पे भी अटैक होने लगा। तो जब अटैक होने लगा, ये आप बात बता रहे हैं 25 की, 26 की, उसी दिन की 24? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जिस दिन मैं उठा। उसके बाद फिर हमने वही देखा कि अब यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो रही है। तो मतलब मुझे मेरे मामू ने बोला कि आप एक काम करो, अभी आप वहाँ से निकल नहीं सकते, तो आप एक काम करो कि आप थोड़ा फूड स्टॉक करो। फूड हो गया, मतलब पानी हो गया, थोड़ा मतलब कैश निकाल लो, क्योंकि वहाँ पे वही हुआ कि 2 दिन बाद, एक दिन उसी दिन बाद वहाँ पे उन्होंने ATMs बंद कर दिए, वहाँ पे हम पैसे नहीं निकाल सकते थे, वहाँ पे मतलब खाना वाना ख़त्म हो रहा था क्योंकि सभी वहाँ पे फूड स्टॉक कर रहे थे। तो वही प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे, पूरा एकदम क्योस हो गया था वहाँ पे। तो वही काफ़ी अलग ही सिचुएशन बन गई थी। हम फिर वहाँ, हम घर पे ही रहते थे, लेकिन हमें बंकर्स में जाना पड़ता था जब भी वहाँ पे सायरन बजता था। बंकर्स में जाना पड़ता था। तो ये आप कितनी देर तक करते रहे कि आप अपने फ्लैट से निकलते और बंकर में चले जाते? ये कितने दिन ये काम चलता? 3 दिन, जब तक मैं विनित्सिया से नहीं निकला बॉर्डर। 3 दिन तक आप, तो जब आप बंकर में जाते थे तो वहाँ बंकर में कितने लोग थे? क्या यूक्रेनियन भी वहाँ पर थे या सिर्फ इंडियन लोग थे?
जी, मेरे साथ मेरे सिर्फ 5 दोस्त थे और वहाँ पे हमारा जो बंकर था, यहाँ पे मतलब यूक्रेन में ऐसा है कि हर एक बिल्डिंग के नीचे बंकर्स उन्होंने बनाए होते हैं। मतलब बंकर्स नहीं होते बट बेसमेंट्स होते हैं जो इन वॉर सिचुएशंस के लिए बने हुए हैं, क्योंकि उनको वो पहले से ही रेडी हैं इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे वही होता है कि हमारी जो बिल्डिंग है उसके नीचे के बेसमेंट में जाते हैं, उधर बंकर्स होते हैं, वहाँ पे सबके लिए रूम्स बने होते हैं। तो वहाँ पे वैसे मोस्टली वुमेन थी और बच्चे थे उनके, बाकी वहाँ पे मेल्स नहीं थे, क्योंकि उनको जो था उन्होंने यूक्रेन की गवर्नमेंट ने बोला था कि उनको दे हैव टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्सेस, कि उनको मिलिट्री में जाना पड़ेगा। बाकी वहाँ पे बस यही थे। 3 दिन तक आप जब बंकर में जाते तो खाना आप अपना लेकर जाते थे बंकर में या वहाँ पे मिलता था? खाना हम अपना ही ला जाते थे, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता था। वहाँ पे सिर्फ हम बैठे रहते थे और वेट करते थे कि नेक्स्ट सिग्नल कब आएगा। मतलब वहाँ पे जो सायरन्स होते थे उनके सिग्नल्स होते थे, जैसे अगर 3 सायरन बजेंगे तो इट मीन्स दैट इट्स अ डेंजरस सिचुएशन, सो वी शुड गो टू द बंकर। अगर वहाँ पे उसके बाद 2 छोटे सायरन अगर बजेंगे, दैट मीन्स इट इज़ अ ग्रीन लाइट और हम ऊपर जा सकते हैं, मतलब ऊपर बिल्डिंग में जा सकते हैं, मतलब अपने घर में जा सकते हैं, ऊपर नहीं। अच्छा, तो 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। जब 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, फिर ये क्या उन तीनों दिन आप अपने परिवार के साथ कांटेक्ट में थे? फ़ोन चल रहा था, सब कुछ चल रहा था? हाँ जी, वहाँ पे कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंसेस नहीं था। वहाँ पे मैं अपने मतलब मम्मा पापा को कांटेक्ट कर पा रहा था। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उसके बाद जब 3 दिन हो गए तो फिर आप वहाँ से रोमानिया के लिए निकले। तो रोमानिया के लिए जब आप निकले हैं तो वो क्या प्लान बना, कहाँ से वो आपको समझ आई? घर से किसी ने समझाया या इंडियन एम्बेसी से कोई संदेश आया या इंडियन एम्बेसी के लोग बंकर्स तक पहुँचे, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, हम वहाँ से खुद ही निकले हैं। हमें किसी ने कांटेक्ट नहीं? कुछ कांटेक्ट नहीं किया था। मैंने कांटेक्ट किया था इंडियन एम्बेसी को, बट उनके जो नंबर्स थे, जो उन्होंने जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स थे, वो सारे बिजी आ रहे थे। तो वी वर हेल्पलेस और हमें खुद से ही सब कुछ करना पड़ा था वहाँ पे निकलने के लिए। हमने वहाँ पे खुद ही फिर प्राइवेट बस, हमारा जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो मतलब बच्चों को वहाँ पे लाते हैं, हमने उनको कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने हमारे लिए बस अरेंज की थी। उसके लिए you had to pay करना? We had to pay 2000 grivnas, which is 4,000 rupees, 5,000 rupees। 5,000 रुपये आपको देने पड़े। अगर ऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर आप जाते, हालात ऐसे नहीं होते, तो कितने पैसे देने पड़ते रोमानिया बॉर्डर तक जाने के लिए? मे बी 500 rupees एट द मैक्स। यस। इसमें इस चीज़ का भी फ़ायदा वहाँ पर भी लोग लेते हैं, लूटते वहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे? बिल्कुल, वहाँ पे हमें, क्योंकि उनको पता है वी आर डेस्परेट, हमें वहाँ से निकलना है, तो वो कुछ भी करेंगे। उनको पता है ये बच्चे कुछ भी करेंगे वहाँ से निकलने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप वहाँ से निकले बस में, तो क्या इंडियन फ्लैग था बस के आगे या क्या चीज़ थी? हमें ये बोला गया था कि हमें जब वहाँ से निकलेंगे तो हमें इंडियन फ्लैग लगवाना है, क्योंकि उससे पता चल जाता यूक्रेनियंस को भी और रशियंस को भी कि दिस इज़ अ बस ऑफ इंडियंस, तो वो हमें कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ तो थी कि हाँ, हमें इंडियन फ्लैग। निकले फिर रास्ते में कोई दिक्कत आई? वहाँ पे चेकिंग हुई थी, हमें यूक्रेनियन उन्होंने कहते ऑफिसर्स ने रोका था, बट उन्होंने हमें कुछ नहीं किया हमारे पास, क्योंकि पासपोर्ट पे हम इंडियन लिखा था। और साथ में हमने अपने फ़ोन के लॉक स्क्रीन पर एक वो लगाई थी, फ़ोटो लगाई थी, जिसमें हम यूक्रेनियन में लिखा था कि आई एम इंडियन, और साथ में हमारी बस के ऊपर तो लगा ही था फ्लैग। अच्छा, तो वो फिर उसके बाद उसको लेकर आप कहाँ पहुँचे फिर? रोमानिया के बॉर्डर के ऊपर? रोमानिया के बॉर्डर तक नहीं पहुंचे थे, रोमानिया के बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक हमें बस ने छोड़ा था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। क्योंकि वहाँ पे मोस्टली यूक्रेनियंस भी जो है कंट्री कुछ कुछ छोड़ना चाह रहे थे, कुछ कुछ वो भी जा रहे थे रोमानियन बॉर्डर पे। तो हमें फिर 10 किलोमीटर्स वी हैड टू वॉक टू बॉर्डर। 10 किलोमीटर पैदल? सामान लेकर? सामान मैं और मेरे जो दोस्त थे, हमने सामान कुछ ज़्यादा लिया नहीं था। हमारे पास एक बस बैकपैक था जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स, साथ में आपने अपना लैपटॉप, बस एक वही बैकपैक था उसमें। हाँ, ज़रूरी सामान, मोबाइल एक आ गया, लैपटॉप आ गया, बस इतने में दुनिया ख़त्म हो गई। इतनी दुनिया होती है वैसे आजकल बच्चों की, तो वो आपने ले लिया अपने साथ। 10 किलोमीटर पैदल चले, बॉर्डर पे पहुंचे तो क्या हुआ?
बॉर्डर पे हम पहुंचे तो हमने वहाँ पे देखा कि अलग ही वहाँ पे माहौल बना हुआ है। वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं और मतलब सब वहाँ पे एकदम क्योटिक सिचुएशन है। वहाँ पे सब मतलब निकलना चाहते हैं वहाँ से, बट लोगों को नहीं निकलने दे रहे बिकॉज दे वांटेड देम टू बी इन अ सिस्टमैटिक वे, यस। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि यू हैव टू मेक 2 लाइन्स, फॉर इंडियंस 2 लाइन्स, फॉर इजिप्शियंस 2 लाइन्स, फॉर यूक्रेनियंस 2 लाइन्स एंड फॉर अफ्रीकन्स 2 लाइन्स। मतलब 2-2 लाइनों में तुम्हें निकलना है। बट वहाँ पे लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। वहाँ पे लोगों ने 10-10 लाइनें बना रहे हैं, तो उनको काफ़ी इरिटेट हो गए थे। तो वो तभी वहाँ पे इतना ऐसे मैंने सुना मारपीट भी हुई वहाँ। मारपीट हुई है। तो मारपीट वैसे हम मेरे सामने हुई है मारपीट, बट वो लोगों की गलती थी क्योंकि लोग वहाँ पे, अगर तुम किसी मतलब वहाँ के वो वैसे भी सोल्जर्स ही हैं वहाँ पे, वो अपनी देश को मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन बनी हुई है, तो और तुम वहाँ पे उनको गाली दे रहे हो, उनके ऊपर पत्थर मार रहे हो, तो वो तुम्हें प्यार थोड़ा ना करेंगे। बीट यू बैक। वो हुआ, फिर आप कैसे निकले? आपको रोमानिया का बॉर्डर मतलब आपको भी अंदर दिल में तो होगा उस वक्त कि यार यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ फंस गए। और टेम्परेचर कितना था वहां पर बॉर्डर पे? -5 टाइम क्या था जिस टाइम आप वहां पहुंचे? 10 किलोमीटर पैदल चल के 10 AM। रात के 10 बज रहे थे? नहीं, 10 AM। अच्छा, मॉर्निंग, सॉरी, मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में भी तो जाहिर सी बात है ठंड अच्छी खासी होती है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। एक तो ठंड तो थी ही, साथ में हवा भी चल रही थी, तो उससे और ज़्यादा ठंडा हो रहा था। अच्छा। तो वही था कि हम सब वहाँ पे फिर पहुँचे। हमें समझ नहीं आया कि हमें पता था कि आज हमारा नंबर नहीं लगेगा क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। तो हम वहाँ पे एक दिन रुके हैं, पूरा एक दिन बॉर्डर पे? हाँ जी, और सोए भी नहीं थे। किया क्या वहाँ पे? शोर हल्ला गुल्ला किया? हल्ला गुल्ला लोग कर रहे थे, बट हम वहाँ पे एकदम चुपचाप थे। वहाँ पे जो ये यूक्रेनियंस थे उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। जो वहाँ पे यूक्रेनियन लोग थे, जो वहाँ के सिविलियंस थे, उन्होंने वहाँ पे कैंप्स लगाए हुए थे। पानी वो हमें फ्री वाटर, फ्री फूड और फ्री शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब कि जैसे अगर वहाँ पे रात को ये हुआ था, स्नोफॉल हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे हमारे लिए टेंट लगवाया था और उस टेंट में फिर हमें वहाँ पे हम रहे थे। तो उन्होंने वॉर के बीच में भी यूक्रेनियन आपकी मदद कर रहे हैं? हेल्प की यूक्रेनियंस ने। और वहाँ पे तब कोई इंडियन ऑफिशियल कोई नहीं था। कोई भी नहीं था? हाँ जी। ऊपर भगवान, नीचे आप। हाँ, कोई बंदा नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अब एक दिन पूरा आपने गुजारा, अगले दिन कब मौका आया? अगले दिन फिर हम लाइन में रहे। सुबह से खड़े थे हम, मैं सोया भी नहीं था। हम सब काफ़ी थके, डरे हुए थे? ये सच बताना, डरे हुए थे या दो चीज़ें? क्योंकि हम इंडियंस की एक मतलब एक हमारे अंदर एक अलग सा स्पिरिट है कि 40 इंडियन इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो डर भी हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर हम उसको भी क्या कहते हैं, मजाक में और बाकी चीज़ों में बदल देते हैं। अगर मेरे साथ मेरा ग्रुप नहीं होता, हम मतलब 10-15 ज़्यादा खौफ होता। अगर मैं अकेला होता फिर तो मैं रो दिया होता क्योंकि वहाँ पे ऐसी ही सिचुएशन थी, क्योंकि वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन वो ग्रुप था तो तभी हमारी मतलब सैनिटी बनी हुई थी हमारी वहाँ पे। फिर उसके बाद अगले दिन पूरा दिन कितने बजे टाइम, मतलब कितने बजे हाँ, क्रॉस करें बॉर्डर? हमने किया होगा 3 बजे। मॉर्निंग में कितने बजे खड़े हुए थे मॉर्निंग में लाइन? हम सुबह से ही खड़े थे। मैं सुबह के 4 बजे से खड़ा था लाइन में, और फिर हम वही खड़े रहे पूरा टाइम, और फिर हमने मतलब 4 बजे को किया था। मेरी टांगे पूरी मतलब नम थी एकदम, मतलब मुझे फील नहीं हो रही थी मेरी टांगे। एक तो ठंड भी थी, मैंने ऊपर से कपड़े तो पहने थे, ऊपर से मेरे को 2 कंबल और लेने पड़े थे क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बुरी सिचुएशन थी। अच्छा, उसके बाद फिर आप रोमानियन बॉर्डर जब आपने क्रॉस किया तो दूसरी तरफ मिला कोई अपना? पता चला कि हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारा देश? हाँ जी, फिर इंडियन एम्बेसी हमने हमें लिया और फिर वो हमें शेल्टर लेके गए। तो वहाँ पे फिर उन्होंने हमें अच्छी तरह से रखा। जो रोमानियन NGOs थी उन्होंने भी काफ़ी हमारी हेल्प की। वहाँ पे वो हमें खाना दे रहे थे, हमें पानी, हमें कपड़े। वहाँ पे क्योंकि रोमानियन बॉर्डर जब हमने क्रॉस किया वहाँ पे और भी ज़्यादा ठंड थी, तो उन्होंने वही काफ़ी ज़्यादा हेल्प की रोमानियन ने। तो इंडियन एम्बेसी का क्या रोल रहा इसमें? सिर्फ आपको घर भेजने में? घर भेजने में भी, और वहाँ पे मतलब थे इंडियन एम्बेसी वाले लोग, वो भी हेल्प कर रहे थे। और साथ में मतलब
along with Romanian people. हाँ, they were helping. तो मुझे ये बताओ कि यूक्रेन से आप निकले हैं 28 या 29 को आप रोमानिया? 26 को मैं निकला था यूक्रेन इससे, हाँ, विनित्सिया से, और 27 की सुबह मैं पहुंचा था रोमेनियन बॉर्डर के पास में चर्निवित्सी है, एक स्टेट है वो भी, तो वहाँ पे पहुंचा था। तो वहाँ से 10 किलोमीटर्स में चला था बॉर्डर तक। तो उसके बाद फिर हाँ 20 फिल्म याद आ रही थी बॉर्डर तक जब पैदल चल रहे थे? फिल्में जितनी देखी हैं वो सब एक्सपीरियंस हो गया, सोचा भी नहीं था कि ये एक्सपीरियंस। सच्ची मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, बट हाँ कि अब हम एक पार्ट बन गए उस वर्ल्ड वॉर के अब तो। अच्छा मुझे ये बताना कि इतना टाइम हो गया था आपको यूक्रेन में, तो कभी पता था कि रोमानिया किस तरफ है? कभी जाना हुआ था पैदल व कहाँ? हमें पता था, हमें थोड़ी ज्योग्राफी तो पता थी कि कहीं नहीं थे। तो ये पहला विजिट रोमानिया कभी हो गया? हाँ जी, पैदल आपको पता चल गया। हाँ जी। कभी कोई पूछेगा रोमानिया का बॉर्डर कहाँ पर है तो आप बता दूंगा कि हाँ भाई यहाँ से इधर इतना चलना पड़ेगा, तो आ जाएगा। अच्छा, और दूसरी खुशी ये भी हुई होगी कि एक ही पासपोर्ट पे मैंने यूक्रेन भी देख लिया और हल्का फुल्का रोमानिया भी देख। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। पर हाँ वहाँ पे हमें निकलने नहीं दिया था क्योंकि हमारे पास वीज़ा नहीं था। हमें बस उन्होंने शेल्टर में रखा हुआ था और उन्होंने बोला हुआ था कि अगर तुम नहीं निकलोगे यहाँ से, यू आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वीज़ा नहीं था। अगर हमें बाय चांस अगर पुलिस वाले पकड़ते तो वो हमें अरेस्ट कर लेते। हाँ जी। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि यूक्रेन से आप तो निकल आए, आपने फ्लाइट बोर्ड की, आप दिल्ली पहुंच गए और सब आपका स्वागत हो गया, फूल भी दे दिया आपको, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे ये फूल मिला? हाँ दिया फूल दिया। फूल आपको दिया? हाँ जी, हाँ जी, गवर्नमेंट ने भी दिया। वहाँ पे जब हम फ्लाइट से जब निकले तो उन्होंने हमें एक गिफ्ट हैम्पर दिया और उसके साथ एक गिफ्ट हैम्पर में क्या था? मैंने अपनी बहन को दे दिया, मैंने खाया, कुछ देखा नहीं। वैसे उसमें मैंने देखा था ब्राउनी थी और उपमा था और पानी की बोतल थी और हाँ एक रोज़ था। मुझे लगा कहीं उन्होंने बाबा रामदेव का भी आगे पतंजलि का वो पैकेट पकड़ा देते हैं, कहीं वो तो नहीं पकड़ाया? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा अब ये ऑन अ सीरियस नोट में जानना चाहूँगा कि आप तो निकल आए, लेकिन अभी भी क्या आपके दोस्त यूक्रेन में हैं, कीव में हैं, खारकीव में हैं, जो आपके कांटेक्ट में आज भी हैं और आपको बता रहे हैं हम यूक्रेन में हैं, यस अब आपके सारे दोस्त निकल आए? देखिए मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो मेरे इतने ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, तो मुझे पता नहीं, मतलब लोग हैं फंसे हुए मेरे को, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके दोस्त के दोस्त वहाँ पे फंसे हुए हैं, बट मेरे जितने भी मैं जिनको जानता था वो सब यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब इंडिया पहुँच चुके हैं सेफली, काफ़ी सेफली पहुँच चुके हैं वो। कुछ मेरे एक न्यूज़ आई थी एक बंदे की जिसकी इस्केमिक स्ट्रोक से डेथ हुई थी, तो वो मेरी ही यूनिवर्सिटी का था। आपकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट? उसको इस्केमिक स्ट्रोक आया था तो वो कोमा में था, वो वहाँ हॉस्पिटल में ही था विनित्सिया में, उसके डैड भी थे वहाँ पे। तो वहाँ पे यही ऐसी सिचुएशन बनी, तो शायद वहाँ से उनको शायद मेडिकल जो प्रोफेशनल्स थे वो वहाँ से शायद चले गए, वहाँ से उनको इवैक्यूएट कर लिया। तो वही वो फिर वहाँ पे अकेला रह गया और मतलब उसको कोई वो नहीं थी, मेडिकल असिस्टेंस कुछ नहीं था, तो शायद उसकी वजह से डेथ हो गई। आर्यन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये, अब क्या होगा आगे? 4 साल तो आपके हो चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर कर रही है कि शायद भारत सरकार आपको यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में अपना कोर्स कंप्लीट करने की इजाज़त दे, लेकिन एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर आपको कोर्स का आखिरी साल यहाँ पर वो कंप्लीट करने देंगे तो फिर एमसीआई का जब इम्तिहान देने की बारी आएगी तो क्या वो आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये क्या आप चाहते हैं वापस कि जो यूक्रेन के इर्द गिर्द में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस आपको ले लें, या आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कोई प्रोविजनिंग करके आपको यहीं के मेडिकल कॉलेजेस में आपका अब कोर्स मुकम्मल कराए? टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो यही चाहूँगा कि मे बी हमें नेबरिंग कंट्रीज़ में भेज दे, मे बी जैसे रोमेनिया हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, बिकॉज़ वहाँ के भी अच्छे हैं काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस। तो और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक रिदम बना हुआ है, यूरोपियन स्टाइल है हमारा पढ़ने का, तो वो भी उनका भी वैसा ही सेम स्टाइल है, तो इससे हमारी फिर सेम रहेगा वो सब चीज़ें। क्योंकि अगर इंडियन वाले में जाएंगे तो इंडियन का क्या है कि उनका इंडियन जो है ये भी लग रहा होगा कि शायद हमारा कोर्स ना लंबा हो। हाँ जी, तो वो मैं ज़्यादा मतलब प्रेफर करूँगा कि मैं नेबरिंग कंट्रीज़ में जाऊँ। यस।
तो ये आर्यन थे, ये आर्यन की माता जी भी मेरे साथ हैं। मुझे ये बताइएगा कि आर्यन तो घर पहुंच गए हैं, लेकिन 21 तारीख से आप लगातार फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि हमारे चैनलों के ऊपर जो है बाकी कोई कार्यक्रम हो या ना हो, जंग का कार्यक्रम पूरा रहता है। तो आप सुबह शाम देखते रहे होंगे। तो कब से आपको घबराहट होनी शुरू हुई थी कि ये बढ़ भी सकता है मामला और हमारा बच्चा वहाँ फंस सकता है? 21 से मैंने इसको बोलना स्टार्ट कर दिया था कि आर्यन आप एक काम करो, आप टिकट करवाओ। आप हिसाब लगाएं, भारतीय माएँ यूएस एम्बेसी, मतलब यूएस के लेवल पे काम कर रही है ना। अब जैसे आ गई थी इनके अंदर कि मतलब बेटा तू आ जा। हाँ वही वही हमारी माँ को यहाँ पे आ जाती है। हाँ जी, तो मैंने काफ़ी इसको बोला, इवन कि ये मान नहीं रहा था, क्योंकि इनको वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ ने बोला था कि हम आपकी क्लासेस 1-2 दिन में ऑफलाइन कर देंगे। तो फिर मैंने इसको बोला कि आर्यन, अगर इंडियन एम्बेसी में हमने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था इमीडिएटली बुला लो। तो मैंने कहा प्लीज़ आप आ जाओ। तो ये कहने लगा कि नहीं मम्मा, वहाँ पे ऑफलाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको कहा कि तू ये सोच लेना कि मम्मा को याद आ रही है, इसलिए आ जा। तो इसने तो टिकट्स करवा ली थी, लेकिन इसके फ्रेंड्स ने इसको फिर रोक दिया। उन्होंने कहा कि हमने भी जाना है तो हम इकट्ठे ही चलते हैं। बस उसी रीज़न से इसकी डिले होती गई। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब 24 को आपको फाइनली पता चला वॉर शुरू हो गई है, एयर स्पेस बंद हो गया हुआ है, तो उस टाइम क्या मन में आ रहा था? उस टाइम क्या दिमाग में? उस टाइम तो काफ़ी टेंशन हो गई थी कि कोई ये ना हो कि कोई मिसाइल वगैरह इनके उस साइड ना चली जाए। लेकिन फिर भी हमें ये पता था कि गॉड विद अस, कि वो हमारा ध्यान रखेंगे और इसका भी वहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इसलिए था थोड़ा सा कि ठीक ही। सच सच बताइएगा, कितनी कितनी कॉलें आपने की? काउंटलेस। दोनों माता पिता लगे हुए थे अलग अलग, या एक बार मैं फ़ोन रख रहा हूँ कि मम्मा का कॉल आ रहा है, वही फिर पापा का आ रहा है, फिर मामू का आ रहा है, फिर मेरी बहन का आ रहा है। तो मतलब मेरा फ़ोन बिजी था। हाँ जी, इतनी फिक्र हो गई थी ऑब्वियसली। मतलब जब आप, ये था कि बस निकले। जब इसने आपको फोन करके ये भी बोला होगा मैं 10 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ रोमानिया की बॉर्डर की तरफ, वो नहीं सुना है? नहीं, वो नहीं बताया। तब मैं कुछ इनको बताना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली ये और ज़्यादा टेंशन लेते। तो मैंने जितनी भी मतलब वहाँ उम्र कितनी? 22। 22 साल की उम्र में इतनी समझदारी होना ये बहुत बड़ी बात है। 22 साल की उम्र इतनी समझदारी नहीं होती। 22 साल की उम्र में एक बच्चा फोन उठा के बार बार घर वालों को सुनाता मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। सो यू सेव्ड योरसेल्फ, यू डिड नॉट डू दैट। बिल्कुल नहीं। यस बिल्कुल। इसने बिल्कुल नहीं बताया हमें, कि इसने बस इवन कि बताया कि मैं रोमानिया के बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुका हूँ। हाँ, वो बता दिया था इसने। लेकिन मैंने इसके मामू ने और इसकी सिस्टर, हम तीनों ही इसके साथ वीडियो कॉल पे थे। और मैंने उस दिन इसकी कंडीशन देखी तो आई एम सो स्केयर्ड कि इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ गई है। क्योंकि मैंने सेंस कर लिया था इसको देख के कि ये बिल्कुल एकदम नम हो गया था, इसका फेस एकदम रेड हो गया था और इसकी स्किन जो थी बिल्कुल ऐसे सूख गई थी। तो यानी आप बिल्कुल एकदम परेशान हो गए थे इसको देखकर वीडियो कॉल के ऊपर। जब इसने बताया कि ये रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस कर चुका है और ये दूसरी तरफ क्या कहते हैं पहुंच चुका है, ये इसने मतलब हमें 28 को बिल्कुल हमारी बात नहीं हुई इसके साथ। 28 की बात है ना, 28 को बिल्कुल बात नहीं हुई। उस दिन हम सभी बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। हम सबको पता नहीं चल रहा था कि हम इसके साथ कैसे कांटेक्ट करें, क्योंकि इसका फ़ोन बंद हो चुका था। तो फिर रात को कोई 9 बजे के करीब इसके एक फ्रेंड ने वॉइस मैसेज भेजा। तो उसने बताया कि हम निकल चुके हैं और आर्यन पीछे आ रहा है। तो फिर हमने मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि वो कहने लगा कि मुन्ना उसको बोल कि आर्यन से बात करवाए, क्योंकि हमें क्या पता है कि वो बोल रही है कि ये इसकी क्या कंडीशन है और इसकी क्या सिचुएशन है। फिर मैंने इसको कॉल की, मतलब फिर मैंने उसको कॉल किया कि मैसेज भेजा कि प्लीज़ आप आर्यन से हमारी बात कराओ। फिर इसका वॉइस मैसेज आया कि मम्मा आई एम ओके, आई एम वेल, मैं वहाँ पे सिटी जा रहा हूँ, रोमानियन सिटी, तो हमने क्रॉस कर लिया है, तो मैं ठीक हूँ, मैं होटल में जा रहा हूँ। बट इंडियन एम्बेसी ने इसको होटल में नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप होटल में चले जाएंगे तो फिर हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो इसलिए फिर इसको उन्होंने अपने कैंप में ही रखा। कैंप में रखा। तो फाइनली फिर बात कब हुई आपकी आर्यन के साथ? आर्यन ने फिर वहाँ पे सिम ली न्यू रोमानिया की।
फिर इसने हमसे वीडियो कॉल पे बात की नेक्स्ट डे। तो आपकी सांस में सांस आई, आपको लगा कि हमारा बेटा अब पहुंच चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब फिक्र है आपको कि आपका बच्चा घर तो आ गया है, लेकिन अब जाहिर सी बात है 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक तो ये रहेगा आपको, ये कि यूक्रेन में था, वापस आ गया, बहुत अच्छा, चलो शुक्र है भगवान का, ये वो। लेकिन 25वें दिन फिर आपको ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि यार इसका कोर्स रह गया, इसका 1 साल बाकी है, तो उसके लिए फिर भाग दौड़ करनी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आप चाहोगे कि इसका कोर्स कंप्लीट। ऑब्वियसली, लेकिन मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं गॉड पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो मैं बंसीवाला से यही कहती हूँ कि जो आपने सोचा वो तो आप करोगे ही, ऑब्वियस ही बात है। डेस्टिनी में जो लिखा है वो आप चेंज कर नहीं सकते। तो मेरे को ये पता है कि उन्होंने कुछ सोच के ही इसके साथ जो भी कर रहे होंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए मुझे कोई इसमें कोई डाउट नहीं है और ना ही मैं टेंशन में हूँ। अगर उन्होंने भेजा है तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। माता जी तो आश्वस्त हैं। वही मेरे को थोड़ी है टेंशन कि क्या होगा, अब देखते हैं। कुछ नहीं होगा, अभी सब ठीक हो वही अभी 1 हफ्ता तो आराम से रहेंगे, एकदम खाना खाएंगे पूरा मज़े। बट अच्छा, एक आखिर में जानना चाहूँगा, 90% लोग जब बाहर से आते हैं, है ना, पहले आ रहे थे इस यूक्रेनियन वॉर से पहले, तो पहले मम्मी भी नहीं मिलती थी, पहले पापा भी नहीं मिलते थे, पहले वो कोरोना वाले अंकल आके मिलते थे जो टेस्ट नहीं करते, नाक में डालते हैं, ठीक है, वो पहले आके मिलते थे। तो कैसा एहसास हो रहा है कि किसी ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, बुखार तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, सब एकदम मुझे लगता है आके गले लग रहे होंगे। वही कि सब भूल गए कोविड का, कि क्या कुछ कोविड होता भी था, सब भूल गए थे। वो सबको बस यही था कि हाँ बस वॉर से बच के आया है। तो वो एकदम सबसे पहले गले कौन लगा? सबसे पहले गले पापा लगे सबसे पहले पापा, हाँ, तो उसके बाद मम्मी। उसके बाद मम्मी। मतलब किसी ने आपको, मुझे लगता है उस दिन से लेकर हाँ, पहले मैं अपनी बहन से दिल्ली में ही मिल लिया था मैंने, फिर उसके बाद फिर मैंने फ्लाइट बोर्ड की थी जम्मू के लिए। मतलब किसी ने आपको फोन करके भी बाद में ये नहीं कहा होगा यार कोरोना का टेस्ट कराया? हुआ ही नहीं, क्योंकि मतलब जम्मू के उसमें एयरपोर्ट पे हुआ, बट दिल्ली में कुछ नहीं हुआ ऐसा। दिल्ली में तो उन्होंने सीधा वहाँ पे सब तो शुक्र पढ़ रहे थे कि हम वापस ले आए इनको। हाँ, वही Nobody tested you. nobody tested me, yes. आप शुक्र है ऊपर वाले का। तो आपने आर्यन की सारी बातें सुनी और ये मकसद सिर्फ ये था कि ये वो सारे बच्चे हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे। बहुत सारे लोग यूक्रेन की पढ़ाई को लेकर, यूरोप की पढ़ाई को लेकर नेशनल चैनलों के ऊपर बहुत सारा बवाल है, बहुत सारा शोर है। बच्चे जब MBBS करने के लिए या कोई भी पढ़ाई करने के लिए किसी भी मुल्क में जाते हैं, हमारे ही देश का नाम रोशन करते हैं। वो लोग जो आज ये कहते हैं कि आप बाहर जो डिग्री करने के लिए जाते हैं, उस डिग्री के बाद इतने % लोग MCI क्वालिफाई करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वही लोग सुबह से लेकर शाम तक एक राग अलापते हैं। सत्या नडेला का नाम लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO का नाम लेंगे, गूगल के CEO का नाम लेंगे, एप्पल के CEO का नाम लेंगे और बहुत सारे CEOs का नाम लेंगे और गर्व से कहेंगे। और जब थक जाते हैं फिर ये कहते हैं कि भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी अमेरिका के ही इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, वो भी बाहर के ही कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, तब जाकर वो इन इंपॉर्टेंट जगहों पर पहुंचे हैं। सत्या नडेला आज अगर टॉप पर है तो वो क्यों है? उसके पीछे जाहिर सी बात है, ये नहीं कह सकते हम कि उन्होंने यही पढ़ाई की थी सारी की सारी, बाहर पढ़ाई की थी, मेहनत की और बहुत दूर पहुंच गए। और अगर आप यूरोप में कहीं पे भी घूमें तो शायद यूरोप का कोई हॉस्पिटल आपको ऐसा मिलेगा जहां भारतीय मूल का एक डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। अमेरिका में कोई हॉस्पिटल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां भारतीय मूल के डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से आप अगर रशिया में चले जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता रशिया की कोई सिटी ऐसी होगी जहां हॉस्पिटल में आपको भारतीय मूल का डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो वो कौन से कॉलेजों से पढ़ाई करके जाते हैं? वो एम से तो पढ़ के नहीं जाते, वो वहीं के कॉलेज में पढ़ते हैं और वहीं फिर कमाल का काम करना शुरू करते हैं। और बाद में हम लोग इन्हीं बच्चों को इन्वाइट करते हैं अपने यहाँ सेमिनार्स के लिए, सिंपोजियम्स के लिए, और फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि भारतीय मूल के फलाने अब देखिए जिन्होंने कमाल कर दिया। तो इसलिए जब हम लेक्चरबाजी करना शुरू करें, टेलीविजन चैनलों के ऊपर एक प्रोपोगेंडे को, एक एजेंडे को चलाना शुरू करें, तो उस वक्त कम से कम हमको ये ख्याल रखना चाहिए 17% हो, 22% हो, 30% हो, जो बच्चे MBBS करके बाहर से आते हैं वो भी हमारे ही देश में कंट्रीब्यूट करते हैं और वो वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं जहाँ मैं और आप कंट्रीब्यूट करना छोड़ देते हैं।